इतने लंबे टाइम से जिस तारीख का आपको इंतजार था वो डेट आ गई है, यानी 31 दिसंबर की डेट आपकी कल है और कल आपका एग्ज़ाम है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, आप अपने एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमने पिछले जितने भी दिनों में आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जेनुइनली बताऊं, मुझे जितना टाइम मिला है या मैं अपने शेड्यूल से जितना टाइम निकाल पाया हूँ, लिटरली मैंने हार्ड वर्क करके पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं अवेलेबल करवा पाऊँ। और अगर उसमें कोई कमी रह गई हो तो फिर मैं आगे सुधारूंगा। अभी क्या ही कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के कुछ सवाल थे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा और बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में पूछा, जिसका जवाब मैंने दिया है। बट बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन अभी भी हैं जो कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं मुझसे, छोटी-छोटी बातें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबके सारे क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करके उनको एक वीडियो के माध्यम से जवाब दे पाऊँ उनके। क्योंकि वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाइवली रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जो भी मैं आपको जवाब देता हूँ वो कहीं न कहीं अधूरे से लगते हैं आप लोगों को, या उतना सैटिस्फैक्शन नहीं रहता। ऑलराइट, तो जो चैनल में नए हैं वो जुड़ जाएँ चैनल से, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और इसके बाद हम अब आगे बीच-बीच में बातें करते रहेंगे। सबसे पहले हम सवालों को देख लेते हैं कि क्या-क्या सवाल हैं, और पूरा वीडियो देखिए। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बीच-बीच में टिप्स दूँगा, ट्रांसलेशन से रिलेटेड, एसे से रिलेटेड, और भी जो छोटे सवाल हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है और एग्ज़ाम हॉल की दृष्टि से मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला बच्चों का ये है कि जैसे मैंने ग्रुप में मैसेज करके पूछा कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं या नहीं हैं? बच्चों का सीधा सवाल था कि सर प्रेशर बहुत है, क्या करें इस प्रेशर को? तो देखिए, मैं आपको यही बोलूँगा कि प्रेशर है तो अच्छी बात है ना? किसी अच्छी चीज़ के लिए अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर समझ जाइए कि ये अच्छे सिग्नल है। और मैं बता दूँ, प्रेशर सिर्फ़ आपके ऊपर नहीं है, या प्रेशर सिर्फ़ आपको नहीं फ़ील हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको प्रेशर फ़ील हो रहा होगा, एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही होगी, और ये बहुत कॉमन सी बात है ना? तो ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और इसका मतलब कि आपने तैयारी बहुत अच्छे मन से की है। जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और फिर जब उसके लिए तैयार होके हम जाते हैं परफ़ॉर्म करने, तो कहीं न कहीं हमको ये लगता है कि यार मतलब प्रेशर फ़ील होता है, थोड़ा-सा बर्डन रहता है। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा सिग्नल है, आप एकदम नॉर्मल है। अगर प्रेशर फ़ील नहीं हो रहा होता, तो शायद आप नॉर्मल नहीं थे। क्योंकि जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं उनको पहले से पता होता है कि मेरा कुछ नहीं होना है, तो वो बच्चों को प्रेशर फील नहीं होता है। तो प्रेशर फील हो रहा है, जितने भी बच्चे हैं, बिल्कुल भी एंजाइटी फील हो रही है तो आप एकदम डीप सांस लीजिए, और अपने आसपास दोस्तों से, पेरेंट्स से, घर में जिनके साथ भी आप रहते हैं, आप उनसे बातचीत करिए, थोड़ा मन को हल्का करिए, और एग्ज़ाम के जितने दिनों से आपने प्रैक्टिस की है थोड़ा सा इससे रिलैक्स हो जाइए, है ना? आप रिलैक्स इन द सेंस कि आप बहुत नॉर्मल फ़ील कीजिए। ऐसा बिल्कुल ये ना करिए कि कल आपका एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा हो रहा है ना। और टाइम पे सोइएगा रात को, ताकि सुबह आप जल्दी समय से उठ पाएँ। और मैं बता दूँ, कुछ ऐसा मत खाइएगा कि जिससे कुछ प्रॉब्लम हो आपको। बिल्कुल हेल्दी खाइएगा, टाइम से खाइएगा, पानी वगैरह अच्छे से पीजिएगा दिन भर, ताकि डिहाइड्रेशन है उसकी प्रॉब्लम ना हो आपको। 31st की डेट नज़दीक आ गई जी, बिल्कुल कल आपकी डेट है, और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है? तो आगे सवाल लेते हैं, क्या-क्या है। राजश्री जी कहती हैं कि सर थोड़ा मार्जिन और अलाइनमेंट के बारे में अगर गाइड कर देंगे तो अच्छा होता। ठीक है, तो कई लोगों ने पूछा, तो मैं लाइन स्केल खींच सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते कि नहीं कर सकते, मैं आपको इस पेज के माध्यम से बताऊंगा। आप देखिए, ये जो है एग्ज़ाम का पेज है 2022, यानी कि पिछले साल की ही ये कॉपी है। आप ध्यान से देखिए, मार्जिन, मार्जिन की पहले बात कर लेते हैं। आप देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी मार्जिन है, साइड में लेफ्ट साइड ऑलरेडी मार्जिन है, राइट साइड मार्जिन है ऑलरेडी। तो जो लाइन खींचने के लिए सोच रहे हैं, या किसी को ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पे लाइन खींचनी चाहिए जिसे हम हाशिया बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। हाशिया या लाइन ऐसा कुछ भी आपको नहीं खींचना है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर साइड में इतना जो है दिया जा रहा है, इतना स्पेस, तो ये आपका कहीं ना कहीं मार्जिन ही है, ठीक है? और दूसरी चीज़, जब अलाइनमेंट की बात आती है तो मैं बता दूं आपको कि जैसे ये पेज है, ठीक है, मैं इस पेज में अगर कुछ भी लिखता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर एसएससी जेएचटी, तो मैं जब लिखना शुरू करूंगा, आप ध्यान से देखिए कि इतना आपको मार्जिन यहाँ पे गिवन है, ठीक है? ये मार्जिन आपको गिवन है, और आपको क्या करना है, जब लिखना शुरू करना है तो
थोड़ा सा, बिल्कुल इतना, जैसे यहाँ से इतना, मैं स्केल थोड़ा सा पतला ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से लिखना शुरू किया तो आप यहाँ से एसएससी, ठीक है, एसएससी, अरे आप यहाँ से लिखना शुरू किया एसएससी, ठीक है। आपके वर्ड छोटे होंगे, मेरे थोड़ा सा ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं क्योंकि मैं लिखने में पेन की वजह से, ये ना स्क्रीन पे, तो आप समझ जाइए, मतलब मेरे कहने का मतलब कि यहाँ से शुरू कीजिए, इतना यहाँ से, है ना। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, एसएससी, एसएससी, यहाँ से एसएससी, है ना, जे एच टी। तो ये जो है यहाँ से शुरू करेंगे तो इतना, हर एक शब्द को ऐसे आप लिखते जाइए, तो ये पूरा आपका मार्जिन, और सिमिलरली यहाँ पर लाके अपने शब्द को एंड कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा इधर पे यहाँ पे एंड कर दीजिए। इस तरह से आप जो है लिखेंगे तो कॉपी आपकी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप अलाइनमेंट के बारे में समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिया जी ने पूछा है कि सर हेडिंग देकर लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, आई मीन विल दैट बी ओके। और दामिनी जी ने पूछा है कि सर ये पॉइंट्स हैं, इनके हेडिंग बना के लिखें या फिर पैराग्राफ में लिखना है पूरा ऐसे। तो मैं बता दूं आपको कि कहीं पर भी ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं है उसके लिए, ऐसे के लिए कि आप हेडिंग डाल के नहीं लिख सकते। अब रही बात कि हेडिंग डाल के लिखें या हेडिंग डाल के ना लिखें, बहुत सारे बच्चों ने बोला है। तो मैं बता दूं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसमें लिखिए। आप हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, हेडिंग दे करके, और आप मन में हेडिंग को सोच के रखिए और आप डायरेक्टली वहां पर जो है पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ में जब आप लिखेंगे इस तरीके से, तो पैराग्राफ जब चेंज करें तो जैसे यहाँ से लिखना शुरू करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से इस तरह से पैराग्राफ आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से पैराग्राफ आपका लिखा होना है। फिर जब अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे तो फिर यहाँ से इस तरह से, और इस तरह से जो है पैराग्राफ आपका रहेगा। तो ये कुछ लिखने के बारे में बातें, हेडिंग तो मैं बता दूं आपको, दोनों में लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। प्रिया जी और दामिनी जी, दोनों में आप लिख सकते हैं, हेडिंग डालकर भी और हेडिंग ना डालकर भी। बस हेडिंग डालकर और हेडिंग ना डाल के में दो फर्क है कि कई बार आप ना इतनी रेलेवेंट हेडिंग डालते हैं कि वो हेडिंग सच में डिजर्व वहां पे करती थी हेडिंग को, यानी कि रिलेवेंट थी, अननेसेसरी हेडिंग नहीं थी कि आपने बनाने की कोशिश की है वहां पर हेडिंग, है ना। अगर हेडिंग की ज़रूरत है तो आप हेडिंग दे करके लिखिए, ज़रूरत नहीं है तो मत लिखिए। आगे बात करते हैं। सर ट्रांसलेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसके लास्ट मोमेंट टिप्स बता दीजिए, इंदु जी कहती हैं। इंदु जी मैं आपको बता दूं कि ट्रांसलेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अगर आपको मैं रिकमेंड करूं तो मैं ये कहूँगा कि आप टेंस पे थोड़ा सा वर्क कर लीजिए। अगर आपकी जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो शायद मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो रही होगी टेंस पे, कि कौन सी वर्ब आएगी, क्या किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, है ना। तो वहां पर दिक्कत हो रही, तो आप एक बार ना टेंस देख लीजिए, है ना। तो टेंस में बता दूं आपको, जैसे कंचन कहती हैं कि टिप्स दे दो सर ट्रांसलेशन के लिए। तो ट्रांसलेशन के लिए टिप्स क्या है, जैसे इस पेज में आप देखिए, मैंने आपके लिए टेंसेस के रूल्स दिखाए हुए हैं। पिक्चर ब्लर दिख रही होगी आपकी, क्योंकि ये मैंने पिक्चर कहीं से इंटरनेट से ली है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लिखता और बनाता समय कम था मेरे पास, तो मैंने इंटरनेट से लिए है। अब देखिए ध्यान से, हिंदी में मैंने पहले किसी ट्रांसलेशन में, मुझे याद नहीं कौन से नंबर का ट्रांसलेशन था वो, लेकिन मैंने अपनी ही किसी वीडियो में ये बताया हुआ था कि जब आप हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो पहले होता है, ठीक है, और बाद में हमारे क्या होती है, वर्ब होती है, यानी कि क्रिया होती है सबसे लास्ट में। तो जब आप ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी इंग्लिश के सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होगा, उसकी जो वर्ब होगी, आप जब हिंदी में उसे ट्रांसलेट करेंगे तो उसे सबसे लास्ट में लिखेंगे, और ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर भी लैग कर रहे हैं आप, तो फिर आपको जनरली थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और अब एक दिन में तो शायद नहीं इम्प्रूव हो पाएगा ये सब, लेकिन अगर कोशिश करेंगे कि आप टेंस एक बार देख लेंगे तो शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो टिप्स ये है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस बहुत अच्छे से देख के जाइए। और प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ये तीन देख के जाइए। और पास्ट वाले में आप देख के जाइए, और मेरी तरफ से तो चारों देख के जाइए पास्ट वाले में। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं, पूरे देख के जाएंगे, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट है ही हैं कितने यार, 12 तो हैं, चार ये चार ये चार ये, टोटल 12 हैं।
तो आप अगर ये देख करके जाएंगे तो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप लास्ट ईयर के जितने भी ट्रांसलेशन देखेंगे जो आए हैं हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, दोनों सालों में, शायद पिछले सालों में मैंने देखा है, पिछले क्या जितने भी सालों में मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं जो फ्यूचर पे कोई ऐसा रहा होगा, है ना, कोई ऐसा ट्रांसलेशन, कोई भी पैराग्राफ शायद नहीं दिखा मुझको, कोई विरले निकल जाए तो नहीं कह सकता। 90% आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं ट्रांसलेशन, वो प्रेजेंट और पास्ट वाले जिसमें सेंटेंसेस हैं, तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट में जो है वो सिंपल और परफेक्ट से ज़्यादा है, और पास्ट वाले में आप देखेंगे तो पास्ट वाले में शायद चारों से मिल रहे हैं, मैंने देखा और थोड़ा सा उसमें रिसर्च किया मैंने। तो आप टेंस पे थोड़ा वर्क कर लीजिए, है ना। टोटल 12 ही तो रूल हैं, और उसमें से आप एक याद कर लेंगे तो आप सारा कुछ समझ जाएंगे, है ना। कुछ लोग इनको ट्रिक्स से भी याद करते हैं, जैसे कि बीन बीन अगर कहीं पर दिख जाए, इट मीन्स काम कहीं से शुरू हो करके सर्टेन टाइम पीरियड तक जो है चला है। तो ये देखिए, टेंस का वीडियो तो है नहीं, तो मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आपको, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। आगे बात करते हैं, इंग्लिश ऐसे थॉट तो आ रहे हैं, है ना, पर सही टाइम पर वैसे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, उसमें क्या किया जाए, सूरज जी पूछ रहे हैं। तो सूरज जी, अगर आपके दिमाग में वो थॉट आ रहे हैं और आप लिख नहीं पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी जो भाषा शैली है, जो लेखन शैली है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी है। उसके लिए आप एक काम करिए, आपके जो दिमाग में थॉट आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं किसी ऐसा सोचिए कि मैं किसी छोटे बच्चे को अगर समझाऊंगा तो सिंपल भाषा में कैसे समझाऊंगा। आप बहुत ही उसको ऑफिशियल लैंग्वेज, बहुत ही लच्छेदार भाषा में लिखने का प्रयास मत कीजिए। आप ऐसे सोचिए कि आप घर में किसी छोटे बच्चे को अगर समझाते हैं तो उसको क्या समझाते, क्या उसको उस तरह की टेक्निकल लैंग्वेज में समझाते, क्या वो वैसी भाषा का इस्तेमाल करते, उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि आप लिख पाएंगे। और जैसे कोई शब्द ऐसा है जिसका मीनिंग नहीं आ रहा, आपको हिंदी में मीनिंग पता है लेकिन इंग्लिश में नहीं आ रहा, तो आप उसे लिप्यंतरण कर दीजिए। या फिर कुछ ऐसा थॉट आपके दिमाग में आया जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे कि कहाँ से शुरू करें, इसको पहले ये बताएं कि पहले ये बताएं, तो मैंने पहले आपको फिर से वही चीज़ समझाई कि अगर आपको दिमाग में कोई भी थॉट आता है, आप उसे ऐसा समझिए कि आप घर में किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हैं, आप वैसे समझाइए अपने दिमाग में कि आप उसको समझा रहे हैं, और उसी भाषा को वहाँ पर उतार दीजिए। तो बहुत सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखिए, और इजी करके बना के लिखिए, तो शायद उसमें काफ़ी आपको मदद होगी। और दूसरी सलाह ये भी है साथ में कि बहुत ज़्यादा सोचिए मत लिखते टाइम, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक सोचेंगे तो फिर आपका समय निकल जाएगा। इसलिए आप जो भी दिमाग में आ रहा है आपके, थोड़ा बहुत त्रुटि होती है तो चलेगा, लेकिन हालांकि मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि त्रुटि करके आ जाइए। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप बहुत अच्छे से लिखिए। पर मेरा मतलब ये है कि अगर आपको समय का ध्यान भी रखना है तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको अपने हाथ को रोकना नहीं है, पेन चलते रहना चाहिए। अगर आपका हाथ रुक गया तो समझ लीजिए टाइम और डबल स्पीड से भागने लगेगा, क्योंकि फिर आपको टाइम, इधर आपका हाथ रुक गया, टाइम चलता जा रहा है, तो आपका डबल स्पीड से फिर टाइम भागेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि टाइम को भी बचाना है। आप ये ध्यान रखिए कि टाइम पर अपना ऐसे पूरा करना है, तो आपको फिर हाथ तेज चलाना पड़ेगा। कुछ भी दिमाग में आ रहा है बस लिख डालिए, सोचिए मत, उसको सेंटेंस मत फॉर्म कीजिए। इंग्लिश का इंग्लिश में सोचिए, हिंदी का हिंदी में सोचिए, और बहुत ही इजी सेंटेंसेस में लिख दिए। जरूरी नहीं है कि ऐसा सोचें आप कि यार मैं अगर ऐसा लिख दूंगा, इतना इजी लिख दूंगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एग्जामिनर पे। मत रुकिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा है, इफेक्टिव वर्ड्स आ रहे हैं तो लिखिए, नहीं आ रहे तो सिंपल शब्दों में लिखिए, है ना, कोशिश कीजिए। ऑल राइट, तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर, जो आंसर कॉपी होगी उसका लास्ट पेज हम रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हैं क्या? जी, आप बिल्कुल, लास्ट में 2 पेज आपके इस तरह से रफ के लिए आपको मिलेंगे जिसमें आप रफ कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कॉपी के स्टार्टिंग में ही जो पहला वाला पेज होता है वो एकदम फ्री खाली होता है, उसमें लिखा रहता है कि ये इसमें रफ कार्य ना करें। तो आप ध्यान रखिए कि उस वाले पेज में बिल्कुल नहीं करना, आपको लास्ट वाले पेज में रफ करना है। और यहाँ पर रफ कॉपी के लिए दिया हुआ है, तो एक में आप प्रॉपरली ट्रांसलेशन के लिए इसको यूज कर लीजिए, और एक जो है आपका प्रॉपर तरीके से इसको किस में यूज कर लीजिए, इसे में यूज कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंचन जी कहती हैं कि सर, जब ट्रांसलेशन के टाइम किसी वर्ड का मीनिंग ना आए तो क्या करें, और बाकी सेंटेंस का मीनिंग पता हो तो क्या करें?
है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ गिवन है, उसमें एक कोई बड़ा सा सेंटेंस है, उसमें से बहुत सारे शब्दों के मीनिंग आपको आते हैं, लेकिन कोई एक शब्द जो है बीच में फंस रहा है वर्ड, उसका मीनिंग आपको नहीं आता है। तो दोनों के लिए बता दूं, यदि आपका इंग्लिश में कोई शब्द है, उसका हिंदी में नहीं आ रहा, तो आपको उस मैंने कई बार खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कई बार देखा है कि आपको इंग्लिश में उस शब्द का मतलब एक्चुअल मीनिंग तो पता है, बट उसका शब्द जो है हिंदी में नहीं मिल रहा, मतलब कि दूसरी भाषा में नहीं मिल रहा। या फिर ऐसा होता है कि कई बार जो हिंदी का शब्द है वो तो उसका मीनिंग आपको पता है, बट इंग्लिश में उसका शब्द नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यार मुझे इसका हिंदी भी आता आता है, क्या है ऐसा सोचते हो आप, और फिर उस मोमेंट पे आपको वो शब्द नहीं याद आता। अगर वो ऑप्शन में मिल जाए आपको, फटाक से आप उसे टिक कर दो कि हाँ ये वाला सही है ना। ऐसा होता है। तो उस टाइम पर क्या करें कि आपको एक सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए, जैसे कि कोई भी सेंटेंस गिवन है, तो उस सेंटेंस में जिस वर्ड का मीनिंग आप खोज रहे हैं, उस शब्द को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों से बात करते हुए आप क्या बोलते हैं, तो उस शब्द का जिक्र होता है। या किसी से बात करते हुए, मतलब आप समझ जाएंगे मेरी बात को, कि आप एक सिचुएशन को इमेजिन कर लीजिए कि उस शब्द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, हम क्या बोलते हैं तो उस शब्द को बोलते हैं। फिर वो एकदम से सडन ना वो याद आ जाएगा, फिर उसको आप हिंदी में भी बोल के देखेंगे तो वो एकदम से याद आ जाता है। और अगर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसके आसपास का कुछ सोचिए, क्योंकि आपको मीनिंग तो पता है ना अंदर से, कि आपको मीनिंग जो है पता है अंदर से, लेकिन उसका जो है एक्चुअल में जो है उस भाषा में वो मीनिंग नहीं पता चल रहा, दूसरी भाषा में, कि उस शब्द को क्या बोलते हैं। तो ऐसा करिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि उस वर्ड का ही मीनिंग नहीं पता आपको, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये शब्द क्या है। तो इसके लिए एक टिप ये है कि पहले पूरा क्या कहते हैं, जब पैरा आप पढ़ेंगे, और जब पैरा के बाद फिर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, तो वो फिर आपको पता चलता है कि एक अंदाजा होता है कि ये किस बारे में बात कर रहा होगा। तो ये वाला जो शब्द होगा, वो क्या मीनिंग होगा इसका, जिससे पूरा सेंटेंस बन रहा होगा। तो बाकी का जब आप सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे, तो उस जगह जो खाली स्पेस रह जाएगा, उस पे क्या भरा जा सकता है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, है ना। इन एक दो दिनों में तैयारी के रिगार्डिंग क्या करें, कुछ नहीं, आपको जो पुराना आपने पढ़ा है रिवीजन करिए, उसका रिवीजन रिवीजन रिवीजन, है ना। जितना आप रिकॉल कर सकते हैं अपना पीछे जो आपने पढ़ा है, उसको रिवीजन कर जाइए, एक बार देख जाइए पूरा। जितने आपने ऐसे लिखे हैं उनको पढ़ जाइए, जो डेटा फैक्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। नया कुछ भी मत पढ़िए। एग्जाम हॉल में क्या करें, लक्ष्मी जी पूछ रही हैं कि एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना है। अच्छा, क्या क्या लेकर जाना है, मैं क्या पहले तो देखिए सिचुएशन को इमेजिन करके पूरा पूरा बताता हूँ। जैसे आपने अगर अभी तक अपना एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं करवाया, तो प्लीज़ प्रिंट करवा लीजिए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैंने एग्ज़ाम सेंटर के बाहर प्रिंट करवाते देखा है, ये बहुत गलत आदत है। बिल्कुल बाहर एग्ज़ाम हॉल के बाहर प्रिंट करवा लेंगे, वहाँ फ़ोटो निकलवा लेंगे, ये सब सोच के बिल्कुल मत जाइए, ये गैर जिम्मेदाराना तरीका है, ठीक है। आप घर से सारी चीज़ें लेकर के जाइए, जैसे कि पेन, पेंसिल, आपकी रबड़, और आपका एडमिट कार्ड, आपकी फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आप लेकर के जाइए यहाँ से, ठीक है। तो एडमिट कार्ड और फोटो एडमिट कार्ड में जो लगी हुई है, उसे लेकर के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जो अगर ऐसा है किसी के पास कि वो फोटो उसके पास नहीं है, तो कोई भी एक फोटो जो आपके पास लेटेस्ट हो वो लेकर के जा सकते हैं। और अपनी आईडी जरूर लेकर के जाइए एक। लास्ट डे में क्या करें सर, सेम चीज रिवीजन करिए। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कुछ ना करिए। थोड़ा बहुत जहां भी लैक हो रहे हो, लाइक ट्रांसलेशन में लैक हो रहे हो, तो फटाफट रूल्स देख जाइए, है ना। वो सब अपने क्लियर कर लीजिए, है ना। वो सब सारी चीजें, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं नए में। तो नया मत कुछ करिए। तो नया मत कुछ करिए, जो भी है आपने पढ़ा है बस उसको रिवाइज कीजिए। नए एसेज वगैरह भी अब मत देखिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत डेटा अगर किसी का देखना है, वो रिवाइज कर सकते हैं आप, है ना। और अब तो एक दिन बचा है, तो मुझे तो लगता है आपको आराम करना चाहिए, एकदम रिलैक्स, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ लिया उतना काफ़ी है। ओके। ये पैराग्राफ मैंने आपको कुछ समझाने के लिए लिया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे पहला वाला सेंटेंस, द सेंटर अराउंड विच आर एजुकेशन इज मूविंग इज रॉन्ग। तो आप देखेंगे पहले वाले इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, आर एजुकेशन। तो एजुकेशन के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारी क्या आती है, सिंपल सा वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा आता है वर्ब। अब हमारा वर्ब क्या है, इज मूविंग, है ना। तो इज मतलब कि है, मूविंग यानी कि घूम रही है, समथिंग कुछ इसका अर्थ होगा। इतना हमें थोड़ा सा रफली आइडिया हो गया।
ठीक है, शिक्षा घूम रही है, आर एजुकेशन इज मूविंग, अगर मैं सिर्फ इसको पढ़ूं तो हमारी शिक्षा घूम रही है। इतना तो समझ में आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आर एजुकेशन, यानी कि हमारी, ठीक है, शिक्षा। और इसके बाद जो आपका वर्ब दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब, वो कहाँ आएगा, डायरेक्टली लास्ट में आएगा, है ना। तो इज मूविंग, इसमें मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों है। तो इज मूविंग, मूविंग, अब देखेंगे इज मूविंग, इज मतलब है घूम रही है, तो इसको लास्ट में एकदम कर दीजिए, है ना। जब भी आपको सब्जेक्ट वर्ब मिल जाए आप वर्ब को लास्ट में एकदम रख दीजिए। जिसको दिक्कत हो रही है ट्रांसलेशन में उसके लिए, जो आप जानते हैं अगर जो वो, उनके लिए तो बहुत ईजी है ये, है ना। तो घूम रही है, ये हो गया लास्ट वाला, लास्ट में आपने इसको रख दिया। अब आप इसे बनाएंगे तो आप देखेंगे द सेंटर अराउंड विच आर एजुकेशन, विच मतलब जो जिसका, है ना, ये बना। अब जैसे किसी को नहीं आता, जब दिक्कत हो रही है तो वो क्या करेगा, जो जिसका, ऐसा लिख लेगा, ठीक है, रफ कॉपी में। अराउंड द सेंटर, केंद्र के चारों ओर, है ना, तो केंद्र के चारों ओर उसने लिख लिया, ये लिख लिया उसने। अब इस ध्यान से देखिए पूरे सेंटेंस को कैसे आप बनाएंगे। इज रॉन्ग, है ना, अब इसको लास्ट में लगाएंगे, क्या है, इज रॉन्ग मतलब कि गलत है, क्या है, वह गलत है। तो आप लगा लीजिए वह गलत है। अब देखिए इसको पूरा बनाते हैं। हमारी शिक्षा, जो जिस, क्या लिख सकते हैं, तो ये सिंपल है, जो जिसका में से क्या आएगा, जिस आएगा। हमारी शिक्षा जिस केंद्र के चारों ओर, है ना, जिस केंद्र के चारों ओर घूम रही है, इज रॉन्ग वह गलत है। तो इस तरीके से आप पूरे सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ देखिए दूसरा वाला सेंटेंस एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। आर होल एजुकेशन सिस्टम इवॉल्विंग अराउंड एम्बिशन। अब आप देखेंगे कि आर होल एजुकेशन सिस्टम, अब ये इवॉल्विंग जो है ये क्या है, ये तो वर्ब है। अराउंड एम्बिशन ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो द होल एजुकेशन सिस्टम, हमारा, होल पूरा, एजुकेशन सिस्टम। अब जैसे ही आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, शिक्षा व्यवस्था, तो हमारा का हमारी हो जाएगा। तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था, ये हो गया। इवॉल्विंग अराउंड एम्बिशन, इवॉल्विंग अराउंड मतलब कि इर्द गिर्द, ठीक है, इर्द गिर्द घूम रही है, इर्द गिर्द घूम रही है। और एम्बिशन मतलब कि महत्वाकांक्षा। तो आप देखेंगे हमारी शिक्षा व्यवस्था महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आप, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि आप पहले सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, फिर आपको शब्दों के मीनिंग्स जो है ढूंढने हैं, और फिर इसके बाद आपको सेंटेंस को इस तरीके से बना देना है जो कि आपका सार्थक अर्थ निकले उसका। चलिए, तो अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन नहीं कराने वाला हूँ, मैं जस्ट आपको एक रिकॉल करवा रहा था, एक टिप्स दे रहा था। आगे पूछ रहे हैं कि डिजिटल इंडिया वुमेन रिजर्वेशन, इन सब में निबंध मिल जाएगा क्या। कंचन जी और करुणा जी, समय बहुत कम है। समय अगर होता मैं पूरी कोशिश करता, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में जितना मुझे समय मिल पाया है, मैंने पूरी जी जान लगा के जो मेरे से हो सकता था मैंने किया है। अब समय नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ये भी करके दे देता, पर समय के अभाव के चलते नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने जितना कर लिया है उसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमने सारा कर लिया, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, डिजिटल इंडिया के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं होते हैं, जैसे मैंने पिछले एसेज में अपने बताया हुआ है, सारे ऐसे को क्या करना है आपको, जितने भी ऐसे हैं उनको क्या करना है, उनके हेडिंग्स बना लेनी है। इनके भी हेडिंग बना लीजिए, वुमेन रिजर्वेशन की भी हेडिंग्स बना लीजिए आप, और उनको गूगल करके उनके सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको आप गूगल कर लीजिए अलग अलग, और उनके बारे में पढ़ लीजिए। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, सर कितने नंबर चाहिए होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखिए अब जो है नंबर और कितने चाहिए, कितनी कट ऑफ होगी, इस सब बारे में बात करने का समय नहीं है, ठीक है। और अभी आपको ये सब सोचना भी नहीं है, आप कॉन्फिडेंट रहिए एकदम, पेपर दीजिए, उसके बाद इस बारे में हम आराम से बात करेंगे। अभी आप लोगों को बिल्कुल इस सब बारे में नहीं सोचना है, आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। क्योंकि मैं आपको बता भी दूंगा तो आप, ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर आपको बोलूंगा कि आप 160 ले आइए, आप ऐसे में, ये मेंस पेपर में तो आप 160 ले आएंगे क्या, नहीं ना। आप जितने लाएंगे आप उतने ही लाएंगे। मैं आपको बोलूं कि आप एक काम करिए, आपको सिर्फ 120 की जरूरत है, तो आप क्या 120 का ही पेपर लिख करके आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ से पेपर दे करके आना, आपको पूरा जी जान लगा के अपनी लिख करके आना है, अपना बेस्ट देना है। रेस्ट आपको छोड़ देना है एग्जामिनर पे और भगवान पे।
आप अपनी मेहनत का फल पाएंगे, आप बेस्ट लिख के आइए, आप जितना डिजर्व करते हैं आप पाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस सब बारे में चिंता मत कीजिए, हम इसके बारे में अलग से सेशन रखेंगे अभी इसके बाद, जब हमारा ये पेपर हो जाएगा इसके बारे में हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। अभी पोस्ट प्रेफरेंस जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। जो नए एस्पिरेंट हैं वीडियो को देख रहे हैं 2024 के लिए अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो मुझे एक बार लिख करके बताइएगा कि 2024 के लिए भी हम सोचे क्या इस चैनल पे ऐसे वीडियोस कंटिन्यू करने के लिए, है ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा आप लोग कि आप लोग 2024 के लिए कौन कौन टारगेट कर रहा है, क्या क्या कैसे, वो सब बताइएगा, हम आगे देखेंगे फिर क्या करना है। ठीक है, ऑल राइट। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल फॉल इन टू योर प्लेस। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। आप लोग एक बार कमेंट में ऑल द बेस्ट लिख दीजिए एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आपके सामने फिर से मैं कोई आपके लिए ज़रूरी वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।